हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, इस जल प्रलय में, जो कि लिखा गया है फणीश अमरनाथ रेणु के द्वारा। तो शुरू करते पाठ। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुड़ देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक ब्यास स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पून का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना की पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियों जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के साथ विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्यमय सर्वोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पटिलापुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड।
इंस्टॉलियर एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथों बरबस जुड़ गए और संभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए ना, थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि सृष्टि कर रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उनसे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो गया था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटिनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज पर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो पर तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के
आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही गए धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुड़े पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्कोमान बिल्डिंग के छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ। क्या ले लूँ, हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई चार बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी का प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। भाइयों एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलबर्ग के पास अलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे ए ना, सुन मेरे मितवा वाह वाह। गोलबर्ग के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, ककड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बॉटल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था
एक आलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कौन लगाकर सुनने की चेष्टा करता है। हाँ, परिमुहानी या सालिमपुर ओहरा अथवा जनक किशोर नव किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोस की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़? आकुल प्रतिज्ञा? धत नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर। चलचित्र के बेतरबित दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी। तब पूर्णिमा। अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चीते से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाता है। की दवा दिया सलाई की डिब्बियाँ और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ से पहले पकाए घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिफिल के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी क्विंग क्विंग करता हुआ नाव पे चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बालवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हनिया का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धनी है। धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला यानी पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत तार बजने लगा। धागिड़ धागिड़ चक्के चकधुम चक्के चकधुम चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ
भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर ब्यास स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एक्सप्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलबम में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक के छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियों, फबीतियों की वर्षा कर दी और इस गोलबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजक हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन में तुरंत झूमकर हो गई और युवतियों के रंगे लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नया तोरी मंझाधार होशियार कहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ओहू ना आ रहलो है। ढाई बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगे हुए थे। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हीं राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी,
पता नहीं कैसे किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेटे हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाओ तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपंगत थाना चकरादाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मुड़कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। काले को उजाला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। ओए घाखो, ऐसे गोचे जल। झकझोकर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। और रहलो है पानी आ गेलो हो। राम सिंगार हो मोहन, रामचंदर अरे हो। आंखें मिलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेर लिए पानी आ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोर कहता हुआ बच्चों का एक दल उधम पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलबर्न के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गेलो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली का खंभा काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमश डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे थे। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता।
एक टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। बच्चों, I hope you enjoy this video, and if you have any query, so please comment in comment box. Thank you.